मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो है हमारा सेकंड हेड ऑफ द इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के पास, जिन भी टैक्स पेयर के पास, जिन्होंने कि टैक्स का पेमेंट करना है, अगर वेतन के अलावा कोई और हेड है, कोई और शीर्षक है जिसके अंतर्गत कि उनको टैक्स देना पड़ रहा है, हम उनकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसमें जो सेकेंड हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 तक जो भी प्रोविजन है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिए गए हैं। अब सबसे पहले ये बात कि कौन सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी टैक्सेबल होगी और कौन सी टैक्सेबल नहीं होगी। तो किसी भी तरह की इनकम, ठीक है, उसके लिए तीन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी जरूरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे पहला है कि द प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, लैंड, अपार्टमेंट। ठीक है, वो किसी की तरह का बिल्डिंग हो, लैंड हो या अपार्टमेंट हो। एंड द एसेट्स शुड बी ओन ऑफ द प्रॉपर्टी। और जो भी टैक्स पेयर है या जिसकी इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसका मालिक होना जरूरी है। ठीक है। एंड तीसरी, the property should not be used by the owner of the purpose of any business or operation। कि आप उस प्रॉपर्टी का यूज ना कर रहे हो बिजनेस के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस में सपोज दैट मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ और अपने घर पे ही चलाता हूँ, तो वो पार्ट ऑफ द हाउस या पार्ट ऑफ द लैंड जो भी है, जो मैं यूज कर रहा हूँ बिजनेस के पर्पज के लिए, वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि सबसे पहले जब हम ये सेक्शन 22 की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है, तो एक तो ये है कि आपकी लैंड और बिल्डिंग पे आपका राइट होना चाहिए, आपका हक होना चाहिए, आप उसका यूज कर रहे हो या आपने किराए में दी हो। हाँ, अगर आप उसको बिजनेस और प्रोफेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ कंसिडर नहीं होगा, यहाँ उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ठीक। अब बात आती है कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपका कोई मकान है, उस मकान को अगर आपने ऑन रेंट दिया है यानी कि किराए पे दिया है, और दूसरा है सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी एक आप उसमें रह रहे हैं, दूसरा आपने उसको किराए पे दे रखा है। अगर आपने उसको लेट आउट कर रखा है, यानी कि अगर आपने उसको किराए पे दे रखा है, देन इसकी हम निकालेंगे एनुअल वैल्यू। ठीक है, घर की वार्षिक मूल्यांकन क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक। जबकि सेल्फ ऑक्युपाइड वाले केस में क्या होता है कि उस घर की जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू वो हो जाती है नील, जीरो हो जाती है। उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जीरो है। तो जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो आगे का काम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिखा है कि सेल्फ ऑक्युपाइड तो एनुअल वैल्यू इज जीरो। और अगर आपने लेट आउट किया है ऑन रेंट या लेट आउट किराए पे ले रखा है तो हम उसकी एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। पहली चीज, घर दो तरह के, एक हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड जिसमें आप खुद रह रहे हैं, दूसरा हो गया ऑन रेंट जो आपने किराए में दे रखा है। अगर आपने उसको सेल्फ ऑक्युपाइड किया है या आप खुद रह रहे हैं तो घर की एनुअल वैल्यू जीरो, यानी कि जो घर की इनकम है वो कुछ नहीं हो रही है, आपकी यूज के लिए हो रही है। दूसरा क्या है, ऑन रेंट, अगर अगर आपने किराए पे दे रखा है तो हम उसकी एनुअल वैल्यू निकालें। ठीक। तो मेन प्रोसेस यहाँ पे है कि उसकी एनुअल वैल्यू निकालने की। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि सपोज दैट यहाँ पे आपके पास टू और मोर हाउस है, दो या दो से ज्यादा घर हैं, तो आप क्या मानेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले दोनों के एनुअल वैल्यू निकालेंगे, जिसकी एनुअल वैल्यू ज्यादा होगी
उसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, और जिसकी एनुअल वैल्यू कम होगी उसको हम लेट आउट मानेंगे। ये नहीं कि आपके पास 2 घर है, आपने दोनों के दोनों यूज कर दी, दोनों मेरे हैं, नहीं। इनकम टैक्स कहता है कि वो जनरली एसएससी का बेनिफिट के तौर पे हम इनकम टैक्स को यूज कर दें, कि हर किसी पे जो टैक्स का बर्डन है वो कम से कम टैक्स का बर्डन हो। तो कम से कम टैक्स का बर्डन करने के लिए उन्होंने कहा, सपोज किसी के पास 2 घर है, दोनों घरों की हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे। एनुअल वैल्यू निकाल के ये देखेंगे कि जिस घर की एनुअल वैल्यू ज्यादा है उसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, क्योंकि उसकी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जो आपने कम जिसकी एनुअल वैल्यू है इन कंपेयर टू फर्स्ट वन, तो उसको हम मानेंगे लेट आउट, क्योंकि उस पर आपको कम टैक्स देने की जरूरत है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उससे क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक, अब बात ये आती है कि हम एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, असली मुद्दा ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, और ये स्कोरिंग वाला चैप्टर भी है आपके लिए, जितनी चाहो उसमें इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालनी पड़ती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से पहले आपको निकालनी पड़ती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 चीजें, 1 2 3 और 4। हम इन चारों में कंपेयर करते हैं। 4 कौन कौन सी है, सबसे पहले घर की म्युनिसिपल वैल्यू। अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ रहा है तो म्युनिसिपैलिटी उसका जो है क्या निकालेगी, वैल्यू निकालेगी कि उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। दूसरी है फेयर वैल्यू। ठीक, कि घर की फेयर वैल्यू कितनी है। तीसरा है आपका स्टैंडर्ड रेंट, अगर ये एप्लीकेबल है तो, अगर उस जगह पे रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आती है तो ये एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होता। और तीसरी है एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल रेंट, जो आपको एक्चुअली मिल रहा है, ये जिसपे आपने एक्चुअली उस घर को दिखा रखा है। तो ये 4 फैक्टर है जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिसाइड करते हैं। इन 4 वैल्यू से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिसाइड करते हैं कि घर की सकल वार्षिक मूल्यांकन क्या है घर का। ये इन 4 से डिसाइड होगा। ठीक, अच्छा जी, अब 4 से कैसे डिसाइड होगा, 4 से ऐसे डिसाइड होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू। ये दोनों कंपेयर होंगे। इन दोनों में विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो हम अमाउंट ले लेंगे। ठीक, पहला स्टेप, इन दोनों को हमने कंपेयर करा, इन दोनों में जो ज्यादा हो वो हमने लिख लिया कि साहब ये ज्यादा है। अगर वहां पे स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, अगर वहां पे स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, फिर इसको और इसको कंपेयर करें। जो हमने क्वालिफाई किया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो ज्यादा आया उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, अगर वो दिया है तो। इसमें क्या होगा, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम हो। ध्यान रहे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होते। अगर है तो स्टैंडर्ड रेंट को ही आप एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट मानते, उसी को क्वालिफाई करेगा। तो ये दोनों कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, अब ज्यादा नहीं होंगे तो इसीलिए हम, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको इससे कंपेयर करना है। ठीक, अब इन जो क्वालिफाई किया था पहले वो और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो वो आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट यानी उम्मीद की जाती है कि इतना आपको किराया मिलने वाला है। ठीक है, आपने उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को जो हमने यहां से क्वालिफाई करके निकाला है एक्सपेक्टेड रेंट, इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, इसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में फिर
विच एवर इज मोर, वो घर की हो जाएगी ग्रॉस एनुअल। तो सबसे पहले हमें इन चार को, जब भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हम इन चार को कंपेयर करेंगे। पहला है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू। पहले म्युनिसिपल और फेयर को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो आपने देखना है क्या ये दोनों में क्या, इन दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों में जो कम होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों में जो ज्यादा होगा आपकी घर की एनुअल वैल्यू। ठीक। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड यानी कि विच एवर इज मोर वाली जो सिचुएशन है वो कई बार एप्लीकेबल नहीं होती। यानी जो आपको दिया है एक्सपेक्टेड रेंट और जो आपको दिया है एक्चुअल रेंट, ठीक है, इनके लिए भी कोई कंडीशन है कि ये कब कौन सी चीज आपकी एप्लीकेबल होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है कि पहली कंडीशन, इफ एक्चुअल रेंट, जो कि आपका एक्चुअल रेंट है, इज मोर देन, अगर ज्यादा हो एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट से। ठीक, अगर आपका एक्चुअल रेंट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। ठीक, दूसरी चीज है आपके पास, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट से, अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो हम उसमें देखेंगे दो चीजें। तो दो चीजें कौन कौन सी हैं कि वो जो कम हुआ है ड्यू टू वैकेंसी हुआ, वैकेंसी पीरियड, यानी मकान उस समय खाली रहा, अगर इस वजह से हुआ है तो जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट के बराबर होगी। ठीक, सपोज दैट ऐसा हुआ कि आपने जो किराए पे दिया है मकान वो अक्टूबर में दिया और आदमी जो है उसमें 5,000 रुपए महीना किराया दे रहा है, फरवरी मार्च, है ना, आपका 6 महीने का रेंट हो, 6 महीने का रेंट यानी कि 30,000। और जो घर की एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि हम उसको 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसमें ये नहीं देखते हुए 6 महीने के हिसाब से, वो 12 महीने के हिसाब से पूरे साल का होता है। ठीक है, सब जो 50,000 है, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 महीने का 30,000 रुपए का रेंट हुआ एक्चुअली, और जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया वो सपोज 50,000 रुपए आया, तो वहां पे हम एक्चुअल रेंट को ही क्या मानेंगे, घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, क्योंकि केवल 6 महीने का ही 30,000 रुपए, अगर 12 महीने का होता तो वो 60,000 रुपए होता, और किसी भी कंडीशन में वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 30,000 रुपए। तो क्योंकि ड्यू टू द वैकेंसी वहां पे आपको जो अमाउंट रियलाइज हुआ है एज अ रेंट वो कम हुआ है इन कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी दिखानी है कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये जो एक्चुअल रेंट है वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू द वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी पीरियड आपके पास था, ठीक है, इस वजह से कम हुआ। तो हम यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है एक्चुअल रेंट को मिलवाने, ठीक। अगर ये कम हुआ है कौन, एक्चुअल रेंट, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम हुआ है किसी और रीजन से, अदर रीजन, अगर अदर रीजन की वजह से कम हुआ है, कुछ अदर रीजन से, लाइक प्रॉपर्टी बीइंग सेल्फ ऑक्युपाइड और समथिंग, मतलब आपने किराए पे नहीं दिया, आपने पहले खुद रहे 6 महीने, फिर आपने उसके बाद किराए पे दिया, तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो आपकी एक्सपेक्टेड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उसको किराए पे नहीं दिया। वैकेंसी का एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको किराए पे दे रखा हो और वो कुछ टाइम पे खाली रहा हो,
लेकिन अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड करा और फिर उसके बाद उसको किराए पे दिया और अगर उसकी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है तो यहाँ पे फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, वो फिर कोई रीजन नहीं है कि ये कम है या ये ज्यादा है या किस तरह से ये कम है या किस तरह से ये ज्यादा है। ठीक है, वो फिर हम सोचने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है क्योंकि वो आगे आपको फेस करनी है, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि सपोज दैट क्या है कि आपको जो किराए पे कमरा आपने दिया है वो कमरा किराए पे तो है लेकिन किराएदार ने आपको पैसा नहीं दिया है, यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट है, आपको किराए पे कमरा तो आपने दिया लेकिन किराएदार ने पैसे नहीं दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि उसको हम निकाल के यहाँ पे उसकी वैल्यू को कम कर देंगे, उतने से कम कर देंगे। अगर वो कोई एक रूल 4 है, अगर उसकी कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अनरियलाइज रेंट का फायदा देंगे आपको। ठीक है, यानी कि जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम इसको माइनस कर देंगे और इन फ्यूचर अगर आपको कभी वो मिलता है किराया तो आप उसको उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देना है आपने। ठीक है, वापस जोड़ देंगे हम किसको, अनरियलाइज रेंट को। ठीक, ये एक प्रोसेस है अनरियलाइज रेंट को, जो अनरियलाइज रेंट है उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आगे और डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले आपने निकाली है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसमें से आपको माइनस करना है लेस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, अब म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा, हम जनरली म्युनिसिपल वैल्यू का ही निकालते हैं, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स कौन सा, पेड बाय ओनर। जो मकान का मालिक है वही अगर म्युनिसिपल टैक्स को पे करता है तो उसकी वैल्यू माइनस होगी, अदरवाइज वो वैल्यू माइनस नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज वो वैल्यू माइनस नहीं होगी भाई, ये ध्यान रखेंगे आप। म्युनिसिपल वैल्यू वही जो कि आपके द्वारा पेमेंट की गई है, अगर आपके किराएदार ने पेमेंट करी है तो वो आपके खाते से कट नहीं कटेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उतने ही वैल्यूज को घटाना पड़ेगा जो आपने दी है। ठीक, पेड बाय द ओनर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये जो आपकी निकल के आएगी अमाउंट, इसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। ये घर की हो गई एनुअल वैल्यू। इस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं लेस अनरियलाइज रेंट। अगर आपके पास कोई अनरियलाइज रेंट है और अगर आप धारा 4 की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे और तब जाके उसकी वैल्यू को आगे हम लिखाएंगे। ठीक है, लेस म्युनिसिपल वैल्यू आपने निकाला। ठीक है, ये आके आ गया एनुअल वैल्यू। इस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यानी ये जो 30% है, ये 30% आपको इसलिए दिया गया ताकि आप अपने कमरे की जो है, जो मकान है उसके रेख देख करें, उसके डेंटिंग पेंटिंग में काम आए। अदरवाइज कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है जिसके कि आपको छूट यहाँ पे मिले। आपको सिर्फ छूट मिलेगी म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया उसकी, और 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो आप एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो इसी 30% आपको इसलिए छूट दी गई ताकि आप अपने घर का क्या करो, मेंटेनेंस करो। ठीक है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आप यहाँ पे माइनस करेंगे। वैसे पहले हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू उसके बाद हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक, तो जो निकल के आएगा ये फिलहाल के लिए आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, नॉर्मल केस यहाँ पे हम अभी आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है मैंने, एंड हाउ टू
हाउ टू रियलाइज हाउ टू कंपनसेट विद द अनरियलाइज रेंट, वो मैंने आपको यहाँ पे अभी नहीं बताया, वो थोड़ा फर्दर स्टेज है। पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक प्रोसेस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने की। एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं उन चार में से कंपेयर करके जो आपका निकल गया है सॉरी। फिर उसके बाद हम उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, जो हमने म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे दिया है उससे जो निकल के आएगी वो एनुअल वैल्यू, और उस एनुअल वैल्यू में 30% हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि ये डिडक्शन है। ठीक है, अभी इस डिडक्शन में और चीजें भी आएंगी, जो इंटरेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हम आगे देखेंगे कि कैसे होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए क्या होगा और रेंट के लिए क्या होगा, सॉरी। तो इस तरह से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताऊंगा कि आप उस एग्जांपल के थ्रू पता कर सकते हैं कि कैसे मतलब आप कंपेयर करेंगे चारों चीजों को। ठीक है, आप चारों चीजों को किस तरह से कंपेयर करेंगे। सपोज दैट आपको क्या दे रखा है, ये पहली कंडीशन दे रखी है, ये दूसरी कंडीशन दे रखी है और ये तीसरी कंडीशन। तीन सिचुएशन आपको यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले की म्युनिसिपल वैल्यू दी है, पहले वाले में दी है 1,40,000। ठीक है, दूसरे में आपको दी है 2,40,000 ये म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरे में आपको दी है 1,10,000। ये तीन आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू है। नाउ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू हमें दी है पहले में 1,50,000। ठीक है, दूसरे में हमें दी है 2,40,000। देखो दोनों सेम है, ये इससे ज्यादा है, ये इसके बराबर है, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे दी है 1,14,000। सपोज दैट ये आपको दिया है। स्टैंडर्ड रेंट जो आपको दे रखा है एसआर, स्टैंडर्ड रेंट पहली वाली कंडीशंस में आपको दिया है 1,08,000। ठीक, देखो ये कम है दोनों से, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो गया, यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है, और यहाँ पे दे दिया 1,44,000। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस पे हम बात कर रहे थे। और एक्चुअल रेंट ये आपको दे रखा है 1,80,000 पहले केस में। ठीक है, दूसरे केस में 2,10,000 और तीसरे केस में दे रखा है 1,20,000। ठीक, ये तीन सिचुएशंस आपको यहाँ पे दे रखी है। अब आपको इन तीनों के साथ जो है डील करना है, ये बताना है कि कौन सी सिचुएशंस आपके लिए बेस्ट रहेगी, पहली, दूसरी या तीसरी। ये पहली है, ये दूसरी है और ये आपकी तीसरी है। अब आपको इस क्वेश्चन को समझ के देखो पता लग जाएगा क्या हो रहा है। आप देखो पहले में क्या है, हमें सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है। तो आपकी यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000, फेयर वैल्यू है 1,50,000। ठीक, तो जो यहाँ पे क्वालिफाई होगा वो कितना होगा, 1,50,000, क्योंकि वही ज्यादा है, हायर ए और बी। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो हायर फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे में ज्यादा कौन है। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसलिए ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लो। और यहाँ पे 1,14,000 है तो आपने लिखा 1,14,000, 1,14,000। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड रेंट है, तो स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया है तो पहले वाले केस में दे रखा है 1,08,000, दूसरे वाले केस में नॉट एप्लीकेबल और तीसरे केस में 1,44,000। अब हम फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। इन दोनों का रूल क्या कहता है कि ये जो फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू है, दिस इज नॉट मोर देन द एक्चुअल रेंट। तो जो निकल के आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में जो कम है, विच एवर इज लो। तो देखो ये दोनों को कंपेयर किया तो 1,50,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 है, तो ये दोनों कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए 1,08,000 ही आपका क्वालिफाई करेगा एज ए एक्सपेक्टेड रेंट। इस केस में नॉट एप्लीकेबल है तो इसलिए सीधे सीधे 2,40,000 रुपए आ जाएगा। और इस केस में देखो जो स्टैंडर्ड रेंट है वो है 1,44,000 और आपका एक्चुअल रेंट है 1,14,000, जो आपका ऊपर से क्वालिफाई हुआ है।
तो हम यहाँ पे 1,14,000 रुपए ही लेंगे, क्योंकि ये कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, अब आप इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। तो पहले केस में एक्चुअल रेंट है 1,80,000, दूसरे में है 2,10,000 एंड तीसरे केस में है 1,20,000। ठीक, तो यानी कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल आएगी, पहले वाले केस में कितनी निकलेगी, हायर देन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो भी ज्यादा हो। तो 1,08,000 और 1,80,000, तो क्या ज्यादा है, 1,80,000। आपने ये क्वालिफाई कर लिया, यानी ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। दूसरे वाले केस में जो आपके निकल के आएगी 2,40,000 और 2,10,000, तो विच एवर इज मोर, 2,40,000, तो ये 2,40,000 आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तीसरे वाले केस में 1,20,000, क्योंकि 1,20,000 रुपए ज्यादा है। तो ये आपकी इस तरह से आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेगी। इन चारों को इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। पहले हमने क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है, उसकी अमाउंट लिखनी है, विच एवर इज मोर, फिर उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, विच एवर इज लेस, उन दोनों में जो कम हो, जो कम होगा वो क्वालिफाइड हो जाएगा एज ए एक्सपेक्टेड रेट, देन कंपेयर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, फिर इन दोनों में विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो भी ज्यादा है वो आपके घर की एनुअल वैल्यू हो जाएगी, अदर सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। यानी कि अगर आपका वैकेंसी पीरियड दिया है या अनरिलाइज रेंट है या आपने उसको सेल्फ ऑक्युपाइड किया था बीच में फिर वो दिया, उन इस सिचुएशंस को छोड़ के नॉर्मल कंडीशंस में इस तरह से हम घर की एनुअल वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क हो रहा है और किस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ मूव फर्दर, हम अब एक स्टेप और आगे निकल के आएंगे, थोड़ा देखेंगे कि ये किस तरह से और काम करेगा। ठीक है, अब निकालते हैं घर की एनुअल वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब निकालते हैं घर की एनुअल वैल्यू। सपोज दैट आपको दे रखा है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट लगभग आपका है, चलो 1,00,000 मान के चलो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट है 1,00,000 रुपए। ठीक है, और जो घर आपने लेट आउट किया है, यानी कि जो किराए पे दिया है वो 10,000 पर मंथ दिया है, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने उसको क्या दे दिया, किराए में दे दिया। टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स, जो म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है एम्प्लॉयर ने वो समझ लो 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000 रुपए आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। ठीक, अब क्या है कंडीशन नंबर 1, जो आपका मकान खाली रहा, ठीक है, वैकेंट 1 मंथ, 1 महीना वैकेंट रहा, और दूसरा जो वैकेंट रहा वो रहा 3 मंथ। अब इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, घर की एनुअल वैल्यू निकालनी है कि घर की एनुअल वैल्यू क्या होगी इन दोनों सिचुएशन में। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में आपको ये निकालना है कि घर की एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो चलो, फर्स्ट कंडीशन, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 1,00,000, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, और जो एक्चुअल है 10,000 रुपए पर मंथ किराया है, 1 महीना खाली रहा, तो 11 महीने का हो गया 1,10,000, है ना। यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो ज्यादा है 1,10,000। वैकेंसी रही तो कोई दिक्कत नहीं, 1,10,000 रुपए आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या बोला था मैंने, म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स है 9,000, ये 9,000 रुपए इसमें से माइनस हो गए, तो आपका 1,01,000 घर की एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, घर की एनुअल वैल्यू निकल के आ गई, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगेन एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो रहेगा आपका 1,00,000। ठीक है, एक्चुअल जो हो जाएगा ड्यू टू द वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी पीरियड रहा तो 3 महीने ही खाली रहा हो,
यानी कि जो आपका मकान किराए पे चढ़ा वो चढ़ा केवल 9 महीने, तो 10,000 रुपए के हिसाब से 90,000, है ना। ठीक। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज मोर। अब देखो अमाउंट के हिसाब से तो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है और एक्चुअल रेंट आपका कम है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो आपकी एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है ड्यू टू द वैकेंसी, तो वहां पे हम एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पे 90,000 कम है, इसके बावजूद 90,000 रुपए क्वालिफाई होगा। क्यों? क्योंकि आपका मकान खाली रहा ड्यू टू द वैकेंसी, वो एडवांटेज मिलेगा 90,000। अगर आप इसमें 1,00,000 रुपए कर देंगे तो आपकी जो एनुअल वैल्यू बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस केस में जो 90,000 रुपए, यहाँ पे आपको सीधे सीधे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम लेस कर देंगे म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 9,000, तो यहाँ पे जो आपका घर की एनुअल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 81,000। ठीक। अब देखो यहाँ आपको 1,01,000 रुपए टैक्स देना है इनकेस अगर इस पे टैक्स लगता है तो, और यहाँ पे आपको 81,000 में टैक्स देना है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस कि हम किस तरह से जो है इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है अगर घर आपका खाली रहा है कुछ समय तक, तो उस केस में भी अगर आपकी जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करेंगे, उस केस में भी हम जो है एक्चुअल रेंट को ही आपका घर की एनुअल वैल्यू मानेंगे। ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू है सपोज 1,50,000। ठीक है, किसी घर की म्युनिसिपल वैल्यू 1,50,000। ठीक है, फेयर रेंट है आपका 1,80,000। ठीक है, यानी कि उस टेरिटरी में जो है उस तरह के मकान की जो वैल्यू है वो 1,80,000 है। स्टैंडर्ड रेंट है आपके पास 1,60,000, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है। एक्चुअल रेंट आपका है 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने घर की को किराए पे दे रखा है। जो म्युनिसिपल टैक्स है वो एट रेट 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। जो टैक्स है वो म्युनिसिपल वैल्यू का 20% है। और अनरियलाइज्ड रेंट, जो अनरियलाइज्ड रेंट है यानी कि किराए पे तो दिया लेकिन किराएदार ने पैसे नहीं दिए, तो वो है आपका 40,000। ठीक है, 40,000। ये रूल 4 की कंडीशन को फुलफिल करता है और इसके बेसिस पे आपको निकालना है कि घर की एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी? सबसे पहले ए, यानी कि हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आपको दे रखा है, वो कितना है? 1,50,000 और 1,80,000, इन दोनों में को आपने कंपेयर करा तो क्या क्वालिफाई हुआ? व्हिचएवर इज मोर 1,80,000। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे दे रखा है कितना? 1,60,000। क्योंकि ये किसी भी हालत में ये दोनों इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए 1,60,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। यूरियर 1,60,000 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। क्यों? 1,50, 1,80, इन दोनों को कंपेयर करा, जो ज्यादा निकला वो क्वालिफाई हुआ, यानी 1,80,000 क्वालिफाई हुआ। फिर इसको हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस। ठीक है, इन दोनों में जो भी कम है, तो कम है 1,60,000, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। सेकंड है बी, बी यानी कि एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट 20,000 रुपए पर मंथ है। कितना है? 20,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का 2,40,000। ठीक। अब 2,40,000 हो गया, तो इसका मतलब जो निकल के आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो निकल के आएगी 2,40,000। जब आप रूल 4 की कंडीशन फुलफिल करते हैं तो यहां पे फिर हम आपको लेस करके देंगे 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ये टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स तो दिया ना 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 का 20% हो गया 30,000। ये म्युनिसिपल टैक्स दिया 30,000 और लेस किया हमने अनरियलाइज रेंट।
अनरियलाइज रेंट, क्योंकि रूल 4 की कंडीशन उसने फुलफिल करी है, तो अनरियलाइज रेंट है 40,000, यानी कि 2,40,000 में 40,000 रुपए नहीं मिले, 2 लाख रुपए मिले उसको। ये 70,000 रुपए यहाँ पे आपके माइनस हो जाएंगे इस 2,40,000 रुपए में से। तो 1,70,000 आपकी क्या हो जाएगी, एनुअल वैल्यू। अनरियलाइज रेंट को आप थोड़ा ध्यान से समझे। अगर आप रूल 4 की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो 40,000 रुपए यहां पे हो जाएगा, ये 40,000 रुपए यहां आपने छोड़ दे दी। इन फ्यूचर अगर वो आपको मिलता है, इन फ्यूचर अगर वो आपको मिलता है तो आपको इसको इस एनुअल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इस एनुअल वैल्यू से 30% हम माइनस करते हैं ना, क्योंकि हमने इसको यहीं पे माइनस कर दिया, तो इसमें ये 30% माइनस नहीं हुआ है, ये हमने 40 अलग ही निकाल लिए। तो जब इन फ्यूचर ये हमें रिसीव होगा, रियलाइज होगा, तो इस एनुअल वैल्यू में हमें 40,000 और जोड़ेंगे, यानी कि इस, अगर सपोज उस समय भी यही सिचुएशन रहती है तो इसमें 40 और जोड़ लेंगे तो 2,10,000 रुपए हो जाएगा, फिर 2,10,000 रुपए हम 30% माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव हो तो आप उसको एनुअल वैल्यू के बाद जोड़ दें, ठीक। और फिर उसके ऊपर जो है 30% जो है वो जो काटने के सिचुएशन जो हमने काटना है वो हम उसको 30% उसके ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आप ध्यान रखेंगे इसकी, ठीक है। चलो उस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि अनरियलाइज रेंट अगर हमें जब रिसीव होगा तो वो रिसीव होने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमें अगर अनरियलाइज रेंट मिलता है तो हम उसको एनुअल जो म्युनिसिपल टैक्स करते हैं उसके साथ हम उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट है 45,000, 45,000 रुपए आपका एक्चुअल रेंट है। म्युनिसिपल वैल्यू ये आपकी 42,000, 42,000 आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है। म्युनिसिपल टैक्स 6,300 रुपया म्युनिसिपल टैक्स है, जिसमें से कि जो ओनर है यानी कि जो घर का मालिक है, उस घर के मालिक ने जो है म्युनिसिपल टैक्स जो है केवल इसमें से 4,200 पेड किया है। टोटल टैक्स है 6,300, उसमें से जो ओनर है उसने 4,200 का ही टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अनरियलाइज रेंट, जो कि आपकी ने अनरियलाइज रेंट जो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। अनरियलाइज रेंट रिसीव, तो जो अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव हुआ है वो 20,000 रुपए, ठीक है। पुराने समय ना, पिछले टाइम का जो है अनरियलाइज रेंट जो है 20,000 आपको क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। तो आप उस केस में जो है क्या करेंगे, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे घर की एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो घर की निकल के आ जाएगी, इन दोनों में से जो ज्यादा है 45,000, तो आपकी जो घर की एनुअल वैल्यू आ गई, देखो 45,000 रुपए आ गए। इस 45,000 रुपए में से आपने लेस कर देना है म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स टोटल 6,300 है, लेकिन जो मकान मालिक है उसने केवल 4,200 का ही पेमेंट किया है, तो 4,200 ही माइनस होंगे, किराएदार का पार्ट पेमेंट में से माइनस नहीं होगा। तो जो 4,200 इसमें से चले गए तो ये हो गए 40,800, ठीक है, 40,800 हो गए, ये हो गई घर की एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। अब क्योंकि आपको यहाँ पे अनरियलाइज रेंट रिसीव हो रखा है तो आप यहाँ पे अनरियलाइज रेंट जोड़ सकते हैं या फिर उसको आप अलग से जोड़ सकते हैं। कैसे? आप इसमें से सीधे सीधे माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दो लेस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो एनुअल वैल्यू है इसका 30% 12,240, ठीक, इसका आपने माइनस कर दिया, तो जो यहाँ पे निकल के आया 3,8,
ये हो गया आपका 6 4 10 0 1 5 2 7 1 8 7 2 9 और 1 10 किसमें है, 1 2 2। ठीक है, 27,560 रुपए आपके ये हो गए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अब जो आपको मिले हैं अनरियलाइज रेंट, अन यहीं पे लिख लेते हैं, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड कितना था आपको 20,000। इस 20,000 में आप लेस कर दो 30%, क्योंकि ये 30% माइनस होना जरूरी है। चाहे तो आप इसको यही जोड़ दो और चाहे आप इसको अलग कर लो 30%। तो इसका 30% हो गया जी 6,000, तो 6,000 हो गया, तो इसमें से बच गए 14,000। तो जो टोटल आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 14,000 ये प्लस 27,560 ये। ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, आ रही बात समझ में? ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फिर ये सिनेरियो। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि जो अनरियलाइज रेंट है उस अनरियलाइज रेंट को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अनरियलाइज रेंट को अलग से कैलकुलेट करने के बाद उसमें 30% माइनस करके इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अनरियलाइज रेंट को कैलकुलेट करने के बाद हम इसको अलग से यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तब हम घर की एनुअल वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि जो इनकम है घर से वो हम उस तरह से फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में इस तरह का अनरियलाइज रेंट आए तो आप उस अनरियलाइज रेंट को उसकी इनकम के साथ जोड़ेंगे। या तो आप इस एनुअल वैल्यू में यहीं पे 20,000 प्लस कर दो, दूसरा क्या कर सकते हैं, प्लस के 20,000 ये भी कर दिया आपने। ठीक है, तो जो घर की एनुअल वैल्यू आ गई वो आ गई 60,800। अब इस 60,800 पर सीधे आप 30% निकाल लेंगे। ठीक है, 30% इसमें से यहां माइनस कर लेंगे, तो 30% माइनस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 0 2 24 और 18,240। ठीक है, ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 30% जब हम इसका यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 और 6 18,240 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो घर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 1 3 8 1 2 4 42,560 आपकी क्या हो जाएगी, घर की एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 42,560 आपकी घर की एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहां पे। ठीक, अब आती है बात कि हम इसके लिए जो लोग घर के लिए लोन लेते हैं उस लोन की सिचुएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने घर के बनाने के लिए लोन ले लेता है तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, यानी यानी कि डिडक्शन फ्रॉम हाउस, यानी कि घर की प्रॉपर्टी के लिए जो भी डिडक्शन होगा वो, देखिए दो चीजें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। शुरू में क्या बताई थी कि अगर घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी कि आप खुद रह रहे हैं, तब और जब लेट आउट है, दो सिचुएशन है, सेल्फ ऑक्युपाइड है और जो आपके पास लेट आउट है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो हो जाएगी नील, और जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, जो जो लेट आउट है, तो लेट आउट की एनुअल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, है ना। जैसे कि हम अभी तक निकाल रहे हैं उसकी एनुअल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जिसमें से कि हम क्या करते हैं डिडक्शन में, तो ये घर की एनुअल वैल्यू है उसमें हमने डिडक्शन क्या किया 30% ऑफ एनुअल वैल्यू।
इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ लोन भी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ लोन ये भी माइनस करते हैं उसमें फिर। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑफ लोन किस तरह से माइनस होगा जी? इंटरेस्ट ऑफ लोन माइनस करने के दो तरीके हैं। कितना इंटरेस्ट ऑफ लोन माइनस होगा ये हम कैसे निकालेंगे? तो अगर आपने घर बनाया है और घर पूरा का पूरा ऑक्युपाइड के लिए बनाया है, यानी सॉरी उसको लेट आउट के लिए निकाला है, मतलब आपने मकान बना रहे हैं और क्लियरली मेंशन करा है कि ये मकान मैं किराए के पर्पज से बना रहा हूं और किराए पे ही दूंगा, तो उसका जो ब्याज है देयर इज नो लिमिट, यानी कि जितना आप ब्याज देंगे उतना का उतना आपके इस इनकम में से माइनस हो जाएगा। एनुअल वैल्यू जो निकली है उसमें से 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि घर आप लेट आउट पर्पज के लिए बना रहे हैं, पूरा का पूरा घर आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे वो किराए पे देना है। और दूसरी चीज जो एक तो ये हो जाएगा कि करंट ईयर में जितना आपने इंटरेस्ट दिया वो माइनस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सपोज दैट आपने लोन लिया 2018 में घर बनाने के लिए और 2021 में जाके आपका घर कंप्लीट हुआ, तो जब आपका घर कंप्लीट हुआ और जब आपने लोन लिया तो उसके बीच की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन आपका आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी मकान बनने से पहले। ठीक है, सपोज दैट मकान आपका अक्टूबर में बना, तो जनरली हम यहाँ पे क्या लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का ड्यूरेशन लेते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के ड्यूरेशन में अगर आपका मकान किसी भी समय बन रहा है तो उस साल को आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सपोज दैट आपका मकान अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, तो आप जो इस समय यानी कि 2021 का, अभी तो 22 चल रहा है, लेकिन 2021 सपोज अक्टूबर में बनके आपका मकान तैयार होता है, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद वाले पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में वो अगर किसी भी समय पूरा होता है तो उसको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सपोज तो जनवरी में पूरा हो जाए, फरवरी में पूरा हो जाए, मार्च में पूरा हो जाए, नो प्रॉब्लम, जिस साल वो पूरा हो रहा है उस साल वो प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। यानी कि 31 मार्च 2021 से पहले का जो इरा है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद का पीरियड आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं माना जाएगा, वो करंट ईयर माना जाएगा। करंट ईयर का आप यहां इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। ठीक, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है आप उस ब्याज को क्यूमुलेटिव निकालेंगे और उसको 1/5 करके 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। पहले हमने पूरा निकाल देना है, 20 महीने 25 महीने 30 महीने जितने भी हो रहे हो उसका ब्याज निकालिए, फिर उसका 1/5 करिए और 5 साल में उसको राइट ऑफ करिए। 1/5 1/5 1/5 1/5 5 साल में हमने उसको क्या करना है, पूरा करना है, प्लस करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है। ठीक, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट है तो उसमें नो लिमिट। अब जब आप मकान लेट आउट पर्पज के लिए बना रहे हो, आपने दिया हुआ एफिडेविट में कि मैं मकान बना रहा हूं अपने लिए नहीं बल्कि किराए के पर्पज के लिए। ठीक, ये हो गई बात। अब आते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या है कि एनुअल वैल्यू हो गई निल। ठीक है, एनुअल वैल्यू हो गई निल, तो एनुअल वैल्यू निल हो गई, तो यहां पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। और इंटरेस्ट की छूट कैसे मिलेगी कि अगर आपने जो लोन लिया है वो लोन अगर आपने घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, परचेज करने के लिए, ठीक है, या तो आपने घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन लिया है, ठीक है, और वो लोन अगर आपने 1/4/1999 के बाद लिया है, ठीक, घर को बनाने के लिए वो काम करने के लिए, तो आपको जो मैक्सिमम इंटरेस्ट की छूट मिलेगी पर ईयर वो 2 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट 20,000 और लेस। ठीक है, अलाउ फॉर द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, यानी कि मकान को खरीदने के लिए और बनाने के लिए। ठीक है, 30,000 ये हो गया 2 लाख रुपए। इसके साथ में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, उसको भी 1/5 आपने, सपोज दैट आपका जो ब्याज है वो केवल 1.5 लाख रुपए हो रहा है,
लेकिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन का ब्याज जो है पर साल का 30,000 रुपए आ रहा है, तो 150 प्लस 30,000 यानी 180 हो जाएगा। तो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को भी इसी में इंक्लूड मान के चलिए, यानी कि मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी करंट ईयर का प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों मिला के 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। अगर आप 1/4/1999 के बाद लोन लेते हैं और घर को खरीदने के लिए, बनाने के लिए या एक्वायर करने के लिए लेते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी पर ईयर। इसके अलावा अगर आप घर रिपेयर करने के लिए लेते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए अगर कोई लोन लेते हैं, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 30,000। इन एनी अदर केस 30,000 रुपए आपको जो है अलाउ होगा यहां पे, ठीक है। तो लबो लुबा क्या है, दो तरह के, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट। अगर आपने लेट आउट पर्पज के लिए मकान बना रहे हैं तो करंट ईयर में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना का जितना आपका ब्याज होगा वो ब्याज फ्री हो जाएगा, प्लस 1/5 ऑफ जो करंट ईयर इंटरेस्ट है वो भी उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। अगर मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है तो एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। एनुअल वैल्यू नील हो गई तो हम मकान ये देखेंगे कि आप किस लिए ले रहे हैं और लोन कब लिया। अगर 1999 के बाद लिया है तो 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी, अगर आपने मकान खरीदने बनाने के पर्पज से लिया है। हाँ, अगर आपने रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000 रुपए एनुअल आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, ठीक। और इस 2 लाख रुपए में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा, ये अलग से नहीं मिलेगी, ये इसी के साथ रहेगी। इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक नहीं जाता है तो आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो निकल के आएगा उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, अगर उसमें दे रखा है। दूसरा, अनरियलाइज रेंट, अगर आपने कुछ रिसीव किया है वो, यानी कि आपको नहीं मिला तो वो लिखेंगे। ये जो निकल के आएगा वो एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी घर की। इस एनुअल वैल्यू में से आप लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस इंटरेस्ट ऑफ लोन, ठीक। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 2 लाख रुपए, ठीक है, और लेट आउट के लिए नो लिमिट, ठीक है। एनुअल वैल्यू आएगा, इसमें से 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑफ लोन ये माइनस हो जाएगा। जो निकल के आएगा, अगर कुछ बचा तो लॉस ऑब्लिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। ये पूरा सिस्टम है जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉर्मली चलता है। पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं, एनुअल वैल्यू निकल के आ जाता है। एनुअल वैल्यू जो निकला उसका आपने 30% ऑफ एनुअल वैल्यू माइनस किया, लेस उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो 2 लाख मैक्सिमम, लेट आउट के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, उन दोनों को लिखा, जैसे भी क्वेश्चन होगा वो लिखा आपने, वो यहाँ इसमें से लिखा, एनुअल वैल्यू में से उसको माइनस करा। अगर एनुअल वैल्यू ज्यादा है, ये डिडक्शन कम है तो इनकम हो जाएगा, एनुअल वैल्यू कम है, डिडक्शन ज्यादा है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसमें एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं और कैसे आप उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सपोज दैट किसी घर की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 1,50,000, जो भी आपने कंपेयर किया उससे आपको 1,50,000 रुपए आ गया। इसमें से आपने लेस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स, सपोज म्युनिसिपल टैक्स था 20,000 रुपए, ये हो गया 1,30,000। ये 1,30,000 आपके आ गई घर की एनुअल वैल्यू,
इसमें से आपने लेस कर दिया 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो इसका 30% 39,000, ठीक है। इसको भी मैं अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट से माइनस कर देते 39,000, ठीक है। इसका आपने 30% माइनस कर दिया और लेस आपने कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट सपोज दैट इसमें क्या हो रहा है कि 80,000 रुपए इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 80,000 सपोज इसमें ब्याज है, सपोज दैट, ठीक है। 1,19,000 हो गए, ठीक है। छूट 39 प्लस 80, ठीक है, 1,90,000, 1,90,000 यानी कि ये 11,000 रुपए केवल बचे हैं, जो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसी केस में अगर हम बात करें कि घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसी सिचुएशन में अगर हम बोले कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो घर की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी निल, ठीक है। एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 30% माइनस होगा नहीं क्योंकि निल है, केवल इंटरेस्ट माइनस होगा। तो इंटरेस्ट माइनस अगर सपोज ये 80,000 रुपए इंटरेस्ट है तो ये 80,000 इसमें से माइनस होगा। अब निल में से 80,000 माइनस करके लिखा हुआ होगा नहीं ना, इसलिए आएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000। अब ये 80,000 आप अदर इनकम से, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है या अदर इनकम से, उनमें से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जनरली जो सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता है उस घर की एनुअल वैल्यू 0 होती है, ठीक है। घर की एनुअल वैल्यू 0 होती है, इसलिए वहां पे इनकम फ्रॉम, अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, अगर ब्याज में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट आपका हमेशा माइनस हो जाएगा और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। ज्यादातर केस में यही होता है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि एनुअल वैल्यू 0 हो जाती है और अगर इंटरेस्ट दिया है तो वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। और फिर उस इंटरेस्ट जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको हम किसी और सोर्सेज से क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर आपकी और कोई सोर्सेज की इनकम है वहां अगर आपको प्रॉफिट में है तो आप उसमें से उस हिस्से को माइनस कर देंगे। तो जब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो घर में आपको हमेशा लॉस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।